गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले एक रास्ता भाव के बारे में बात करेंगे और फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अध्यात्म के अंदर ये दृष्टा भाव का वैसे तो बहुत महत्व भी है, पर अगर उसको सही ढंग से समझते हैं तो दृष्टा भाव, नहीं तो लोग जो जिस तरह दृष्टा भाव को समझते हैं वो सही नहीं है। तो तावरिया जी की सिस्टम से दृष्टा भाव क्या है वो हम देखते हैं। तो दृष्टा भाव माने कि एक विटनेस, जो हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहना है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना है, उसको दृष्टा भाव कहते हैं। और एक उपनिषद के अंदर एक ऐसी की छोटी कथा भी है कि भाई दो पक्षी जो है वो दो वृक्ष के ऊपर आमने सामने बैठते हैं। एक पक्षी मौज मजा कर रहा है, फल फ्रूट खा रहा है, गीत गा रहा है, और दूसरा पक्षी शांति से बैठा है और उसको देख रहा है और सब कुछ देख रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक ये कथा है जिसमें कहने का प्रयत्न ये है कि एक जो हमारा मन है जो कुछ मौज मजा वगैरह धुनता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है, तो एक मन जो है और दूसरा जो है साक्षी के रूप में दूसरा पक्षी जो बैठा है दृष्टा के रूप में, वो आत्म तत्व है। ऐसा है सिंबॉलिकली शास्त्रों के अंदर बताया गया है। पर ये तो सही है कि अल्टीमेट जो हमारा दृष्टा है वो तो आत्म तत्व ही है, क्योंकि वो आत्म तत्व ऐसा है कि जो कुछ हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हो रहा है, हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, जो भी करते हैं वो खाली साक्षी है, दृष्टा है, बस वो देखता है, न हमें रोकता है, न टोकता है, न कुछ करने को कहता है और न कुछ ना करने को भी कहता है। हालांकि एक स्टेज के बाद हम उसका थोड़ा विस्पर सुन सकते हैं, पर अभी तो हमारे कान बहरे हैं अंदर के, क्योंकि हमारा ध्यान सब बाहर है, इसलिए हम अंदर की जो दृष्टा की जो विस्पर है उसको सुन नहीं सकते हैं। एक पॉइंट के बाद हम इसकी विस्पर भी सुन सकते हैं और इसका गाइडेंस भी ले सकते हैं, पर अभी तक तो वो प्योर दृष्टा भाव में ही हमारे लिए हैं। इससे और ऊपर बात करें तो हम जानते हैं कि भाई तावरिया जी की सिस्टम में एक ब्रेन है और एक माइंड, दो शब्द है। और ब्रेन तो हम जानते हैं कि जो विचारों की प्रक्रिया अंदर चल रही है, इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको हम ब्रेन कहते हैं। और माइंड जो है या चित्त जो है वो चिट्ठी से जो बाहर से यूनिवर्सल माइंड से चिट्ठी से जो अंदर आता है और इंडिविजुअल माइंड बनता है, इसको हम चित्त कहते हैं या मन कहते हैं, ये तावरिया जी की भाषा में। और ये भी तावरिया जी बताते हैं कि भाई चित्त जो है वो एक्चुअली तो उसको कैटालिस्ट के रूप में रहना है, मतलब कि उसको ब्रेन की एक्टिविटी के साथ में सम्मिलित नहीं होना है, उसको ब्रेन को सिर्फ प्रकाश देना है या ब्रेन को उसको एक ऊर्जा देना है ताकि ब्रेन काम करे अपना। जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई कंप्यूटर है और कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना पड़ता है, तो ब्रेन कंप्यूटर है और चित्त जो है वो हमारी एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है या प्रकाश है जो ब्रेन को देते हैं और उससे ब्रेन काम करता है। पर चित्त को उसे किसके साथ सम्मिलित नहीं होना है, उसके साथ में वो इन्वॉल्व या आइडेंटिफाई उसके साथ में नहीं होना है, उसको कैटालिस्ट के रूप में ही रहना है। अगर वो कैटालिस्ट के रूप में रहता है तो वो जो चित्त है वो अपने आप में दृष्टा बन जाता है, क्योंकि वो ब्रेन की एक्टिविटी को देखता है। वो ब्रेन में जो चल रहा है, विचार किस तरह बन रहा है और क्या क्या हो रहा है उसको देखता है, तो वो चित्त अपने आप में दृष्टा बन जाता है। तो ये जो है हमारा एक दृष्टा ये भी है, और ये दृष्टा का अनुभव हम कर सकते हैं अगर ब्रेन की एक्टिविटी के साथ
सम्मिलित न हो। पर लोग जो आजकल शब्द दृष्टा भाव यूज करते हैं वो तो जो ये ब्रेन और माइंड जो आइडेंटिफाइड है, जिसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, कि ब्रेन और माइंड एक साथ में चिपके हुए हैं और जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उसका ही एक भाग जो है वो दृष्टा भाव का रोल करने लगता है। मतलब कि ब्रेन माइंड जो है वो अपने आप में ही दृष्टा बन जाता है, वो दृष्टा नहीं है। दृष्टा का मतलब ये है कि चित्त अगर सेपरेट हो जाता है और वो देखता है तो उसको हम दृष्टा कह सकते हैं। तो ये होता ये है कि ये जो ब्रेन और माइंड की जो जोड़ी है उसके अंदर से एक आई अलग होता है जिसको हम ऑब्जर्विंग आई कहते हैं। तो ऑब्जर्विंग आई दूसरे आई को देखता है और ऑब्जर्व करता है, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन में एक आई अलग होता है, पर ये आई जो है वो सेपरेट चित्त नहीं है। ये आई जो है वो आइडेंटिफिकेशन की स्थिति के अंदर से ही निकला हुआ है। तो ये सादी भाषा में कहे तो मन मन को देखता है, इस तरह की बात हो जाती है। तो वो सही नहीं है। चित्त सेपरेट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग दृष्टा भाव इसको ही कहते हैं अपने अनुभूति में भी कि मैं दृष्टा भाव में जी रहा हूँ। हकीकत में तो वो ये बॉडी में माइंड का जो ये कंबाइन जो है उसका ही एक आई है। तो उसका तो एक सेम फील्ड है, सेम फील्ड में से एक आई निकल के देखता है, तो उसका कोई वो दृष्टा भाव नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये जो है वो चित्त जब 43 रूप में आता है, न्यूट्रल हो जाता है, तब वो दृष्टा भाव हम कह सकते हैं। और कबीर ने भी एक दोहा में यही कहा कि देख ले देखन हारा, मतलब जो देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, उसको देखना है, वो जो है वो दृष्टा भाव है। तो देखन हारा जो है वो ये जो हमारी प्रवृत्ति है और वो अंदर से जो एक चित्त का स्टेज के ऊपर हम देख सकते हैं और बाद में आत्मा के स्वरूप के अंदर ये दृष्टा भाव होता है। तो दृष्टा भाव या साक्षी भाव जो है इस तरह उसको समझना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। जो नोट बी हम पढ़ रहे थे इसके अंदर जो लास्ट पार्ट है वो रह गया था, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये 23 जो कोटेशंस है उसको हमने देख लिया। उसके बाद में आगे यहाँ जो है वो देखते हैं। द लंग्स आर organs in our body, then we can make any proper or improper use of them. But the air that flows in and out of our lungs do not belong to any of us. तो लंग्स जो है वो हमारा बॉडी का एक भाग है, एक ऑर्गन है। और वो ऑर्गन जो है वो हम जानते हैं कि उसके अंदर हवा आती है और जाती है, पर लंग्स हमारा है, अंदर जो हवा आती है और जाती है वो हमारी नहीं है, क्योंकि वो तो जो एटमॉस्फेयर से उसमें से आती है और फिर तुरंत निकल जाती है। तो वो हम बिलोंग नहीं करते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई मालिकाना भाव नहीं है, उसके ऊपर हमारा कुछ वर्चस्व नहीं है। एयर जो है वो आती जाती है। इट इज एन इन्फिनाइटली स्मॉल पोर्शन दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ऑफ द लार्ज एनवेलप दैट सराउंड्स our earth up to a few hundred miles from the surface of the earth. तो एक एटमॉस्फेयर है हमारा जो पृथ्वी के इर्द गिर्द में है, एक एनवेलप करके एक आवरण के रूप में है। और हमने आगे देखा था कि एक 10,000 किलोमीटर तक का उसका जो है वो एटमॉस्फेयर का नाप है। मतलब 10,000 किलोमीटर वो ऊपर तक पूरा एटमॉस्फेयर ही है। तो वो उसमें से जो हवा अंदर आती है, हमारे लंग के अंदर आती है और जाती है, ये वो हवा है। इसलिए हम उसके ऊपर कोई हम हक या मालिकाना भाव हम जता नहीं सकते हैं। सिमिलरली द ब्रेन इज एन ऑर्गन इन द बॉडी एंड वी कैन मेक एनी प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ इट, बट द इन्फिनाइट माइंड, द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड दैट फ्लोज
through it, that is, that flows in and out of our brain, do not belong to any of us. It is an infinitely small portion that flows in and out of our brain of the yet vaster envelope that engulfs the entire universe, that surrounds the whole universe. अब वही तरह जैसे लंग्स का है वही बात हमारा ब्रेन और इन्फिनाइट माइंड के है. जैसे लंग और एयर की बात है, सेम बात जो है हमारा ब्रेन और हमारा जो इन्फिनाइट माइंड जो है इसके बारे में है. तो ब्रेन भी लंग्स की तरह के एक ऑर्गन ही है, और जैसे एटमॉस्फेयर से हवा अंदर आती थी, इस तरह ये जो इन्फिनाइट माइंड का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहे तो उसमें से जो आता है वो हमारे ब्रेन के अंदर आता है. जैसे अभी हमने बात की चित्त, तो ये चिट्ठी है इन्फिनाइट माइंड या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड. वो चिट्ठी से अंदर जब आता है तो वो चित्त बनता है, और जो चित्त है वो भी हमारा नहीं है. वो हम कहते हैं कि ये मेरा चित्त करके. नॉर्मली मन के बारे में हम मेरा मन कहते हैं, चित्त के बारे में हम नहीं कह सकते कि मेरा चित्त. मन मतलब कि ये जो ब्रेन के बारे में लोग जो मन का शब्द का उपयोग करते हैं वो ब्रेन की वृत्ति या विचार जो है उसके बारे में. पर यहाँ जो है ये जो चित्त अंदर आता है और फिर तुरंत विचार बन के वो वापस निकल जाता है. तो वो भी उसको भी हम बिलोंग नहीं करते, उसका हमारा कोई मालिकी भाव उसके ऊपर नहीं है. और ये जो है वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हम जानते हैं कि पूरा ये तो भूभुव स्व तक फैला हुआ जो है उसको हम यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या इन्फिनाइट माइंड कहते हैं. तो ये दो चीज इस तरह सिमिलर है, एक लंग्स एंड एयर और दूसरा ब्रेन एंड इन्फिनाइट माइंड. If air does not flow in and out of our lungs, we would be dead. And if infinite mind does not flow in and out of our brain, we would be dead also. तो दोनों नहीं आती हैं. हवा नहीं आती है तो भी ये शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हवा के द्वारा अंदर ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा जीना संभव होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, शायद 5 मिनट के आजू बाजू अगर हम श्वास नहीं लेते हैं तो फिर ये लंग्स काम करना, ये बॉडी काम करना बंद कर देता है. पर इन्फिनाइट माइंड का तो इतना समय भी नहीं है. वो तो जिस मोमेंट के ऊपर बंद हो गया उसी मोमेंट के ऊपर ये बॉडी माइंड कोलैप्स हो जाता है. तो इन्फिनाइट माइंड जो है वो चित्त या जो ऊर्जा अंदर आ रही है वो एक क्षण के लिए भी अगर बंद हो जाती है तो ये डेथ होने की संभावना बन जाती है. तो इतना दोनों में डिफरेंस है. जस्ट एज एयर दैट फ्लोज इन एंड आउट आवर लंग्स इज कंटेमिनेटेड, सो इज द माइंड दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ आवर ब्रेन्स कंटेमिनेटेड. अब हवा अंदर जो आती है वो तो शुद्ध हवा अंदर आती है, पर जब निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेके हमारा ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं वो लंग्स में आता है और वो एयर के साथ बाहर निकल जाती है. तो हवा जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है, पर प्रदूषित हो जाती है. इसी तरह जो हमारे अंदर जो ये आता है इन्फिनाइट माइंड अंदर आता है वो शुद्ध रूप में अंदर आता है, पर जब वो ब्रेन के अंदर जाता है, विचारों की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, मेमोरी उसको मिलती है, संस्कार मिलते हैं, तो वो भी प्रदूषित होकर फिर बाहर निकलता है. Just as there is one rhythmic method of breathing to make maximum good use of lungs and air, so is there one rhythmic method of getting maximum good result from the use of our brain and the infinite mind. तो अभी इसको किस तरह, ये जो प्रदूषित है तो प्रदूषित ना हो, वो अच्छी तरह अंदर काम करे और हमें उसका फायदा मिले, ये किस तरह संभव है. तो इसके लिए लंग्स के लिए जो है वो एक मेथड हम जानते हैं, ये रिदमिक ब्रीदिंग है. जो श्वास जो है वो हम अगर रिदम से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो वो कंटेमिनेट नहीं होगा या कम से कम कंटेमिनेट हो सकेगा, प्रदूषित हो सकेगा. इसी तरह जो माइंड अंदर जो आता है वो भी जिस तरह वो कंटेमिनेट होता है, अगर हम पूरा जो ब्रेन की जो पूरी प्रवृत्ति है
उसको ही हम री एजुकेट कर सकते हैं। मतलब कि अंदर जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अगर री एजुकेट हो जाता है तो वो एक रिदमिक मेथड बन जाएगी और उसका मैक्सिमम हमें फ़ायदा मिलेगा। और फिर वहाँ बहुत कम रूप में वो प्रदूषित होके निकलेगी। तो ये एक हर चीज़ है उसकी एक कुछ ना कुछ मेथड या टेक्निक तो होती है। वो चीज़ अगर ख़राब करती है तो उसको हम सुधार भी सकते हैं। और उसके लिए ये श्वास के लिए रिदमिक ब्रीदिंग है और ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को सुधारने के लिए थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट करना जरूरी होता है। द ज्योग्राफी ऑफ लंग्स इज नोन एंड अंडरस्टूड but the geography of brain is yet not fully known and understood, and so the most proper use of brain and infinite mind is yet not possible. अब लंग्स तो थोड़ा स्थूल है इसलिए हम उसको तो जानते हैं, उसमें किस तरह आवाज़ आती है जाती है, ये साइंस भी सब जानता है, प्रयोग करता है और उसको पता है कि किस क्या अंदर हो रहा है। पर ब्रेन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जो प्रक्रिया है वो सब थोड़ी जटिल है और उसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। साइंस भी पूरे ब्रेन को तो नहीं जानता समझता है। और उसके अंदर जो इन्फिनाइट माइंड जो आता है उसको तो जानना समझना बहुत मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। इसीलिए योग के अंदर जब हम जाते हैं और इसका अभ्यास करते हैं योग का, तो फिर ये चित्त क्या है, वो चित्त न्यूट्रल होकर किस तरह काम करता है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो धारणा ध्यान समाधि के अंदर यही चीज़ों का अनुभव हमें होता है। तो ये ब्रेन के बारे में या लंग के बारे में जानना तो थोड़ा आसान है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये चित्त या चित्ती को जानना और उसका हमारे डेवलपमेंट के अंदर इसका उपयोग करना। हैव यू फॉलोड एंड अंडरस्टूड दिस मच? सिंस लंग्स एंड ब्रेन बोथ आर इन्वॉल्व्ड with nature's own products, air and infinite mind, and those both are allowed by nature to flow in and flow out, there ought to be a link between the organs, lungs and brain. अब ब्रेन और लंग जो है वो दोनों को भी कुछ संबंध है। अगर हम हमारे ब्रीदिंग को रिदमिक करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा पूरा थिंकिंग जो है वो भी रिदमिक हो जाएगा। मतलब एक थिंकिंग जो है वो सही तरह हो जाएगा। जो हम थिंकिंग के साथ में जो हमारा डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग वगैरह चलता रहता है वो सब बंद हो जाएगा और हमारा थिंकिंग जो है वो सही मायने में होता जाएगा। तो क्योंकि हवा जो अंदर आती है वो और दूसरी तरफ भी देखे तो इवन रिदमिक ब्रीदिंग नहीं है पर फिर भी एक ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग को और ब्रेन को भी वैसे संबंध है कि जो अंदर हवा आती है उसमें से जो कुछ ऑक्सीजन हमें मिलता है और वही ऑक्सीजन जब ब्रेन की ओर जाते हैं और ब्रेन के जो सेल्स और टिश्यूज को वो ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है तो ब्रेन फ्रेश रहता है और ब्रेन एक्टिव रह सकता है। अब लंग्स किसी के अच्छी तरह काम नहीं करते हैं और ऑक्सीजन कम लेता है और ऐसे जो ब्लड अशुद्ध ब्लड ब्रेन की ओर जाएगा तो उसकी विचार प्रक्रिया भी डिस्टर्ब रहेगी। तो नॉर्मल कोर्स में भी ये जो है दोनों का संबंध है और जो है हवा का ग्रहण अच्छी तरह लंग्स को करना चाहिए। पर रिदमिक ब्रीदिंग की तो बात ही और है। अगर रिदमिक ब्रीदिंग से ये हमारा होता है तो हमारा ब्रेन की एक्टिविटी भी एकदम अलग हो जाएगी। Brain is too complicated an organ and too difficult to for scientific study, but lungs seems to be easy enough to study, and so the process of lungs ought to be simpler to understand than the process of the brain. ये तो हम जानते हैं और समझते हैं कि भाई ब्रेन जो है वो काफ़ी जटिल है, वो किस तरह काम कर रहा है उसको साइंटिफिक स्टडी से भी इतना नहीं समझा जाता है, ताकि लंग्स जो है उसको समझा जाता है और उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि साइंस ने हमें लंग्स के बारे में और जो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके बारे में, लंग्स और हार्ट दोनों पैर में काम करते हैं
और दोनों मिलके ब्लड का सर्कुलेशन और प्योरिफिकेशन की प्रोसेस उसके होती है। तो ये सारी चीज़ हम साइंस द्वारा जानते हैं। पर ब्रेन किस तरह अंदर काम करता है, किस तरह अंदर ये ऊर्जा अंदर आती है, ब्रेन के अंदर जाती है, ब्रेन काम करती है और फिर कुछ प्रक्रिया करने के बाद जो चीज़ है वो जो मटेरियल बाहर निकल जाता है, जिसको हम विचार कहते हैं, ये जानना समझना बहुत मुश्किल है। सो इफ वी perfect the lung process, we can have a tremendous rhythmic control over the process of the brain. We can say it can have a maximum rhythmic control over both the massive areas A and B of the brain. तो यही बात है कि अगर हम हमारे श्वास को रिदमिक रूप में चलाते हैं, उसके ऊपर अगर हमारी मास्टरी आ जाती है, तो ये जो हमारे ब्रेन की जो पूरी प्रोसेस है उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल जो है वो अच्छी तरह आ जाएगा। और जो ब्रेन के दो पार्ट है, ए और बी, और तीसरा सी जो है वो साइलेंट एरिया है। ये एरिया है जो वो विचार करने का काम करता है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बी जो है वो अपकीप का काम या मेंटेनेंस का काम करता है। तो दोनों जो है वो जो मासिव एरिया है उधर, वो दोनों को हम रिदमिक ऑर्डर के अंदर ला सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और फिर हमारे जिस तरह हमारा श्वास हमारे कंट्रोल में रहता है, इसी तरह हमारा ब्रेन और ब्रेन की एक्टिविटी भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो उसका एक ही उपाय है कि हमारा कितना रिदम से श्वास चलता है। और इसीलिए तावरिया जी ने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को इतना महत्व दिया। हर एक पेज के ऊपर 3SR के बारे में कुछ न कुछ उन्होंने लिखा है, हर एक जगह पर। वो इसीलिए कि ये एक बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है और एक प्रमाण में आसान चीज़ है। दूसरी चीज़ हम करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिदमिक ब्रीदिंग में तो रिदम से श्वास लेना और छोड़ना ही है, तो थोड़ा अटेंटिव बनकर हम इसको कर सकते हैं रिदम से। तो पूरा अंदर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बदल जाएगी। तो इसीलिए तावरिया जी कहते हैं कि भाई योग में कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक बात समझ लो और उसको भी फॉलो करोगे तो भी काफ़ी रास्ता आसान हो जाएगा और काफ़ी हद तक अचीवमेंट आपको मिलेगा। Just as we can learn and practice a proper technique of lung control, we can also learn and practice a proper technique of brain control. तो जिस तरह हम श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, लंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी टेक्निक होती है, इसी तरह ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसकी भी प्रैक्टिस होती है। और कुछ चीज़ें जो हम करते हैं, जो कुछ प्रैक्टिस जैसे बताई है, जैसे कि एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी हमें ब्रेन कंट्रोल करने के लिए या हमारे अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। वैसे आगे जाके तो रिदमिक ब्रीदिंग अपने आप में ब्रेन के ऊपर काम करेगा और वही टेक्निक बन जाएगी ब्रेन के लिए। पर सेपरेटली भी हम कुछ टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। बट दैट इज एज फार एज वी कैन गो एंड दिस मच इज सफिशिएंटली ए लॉन्ग वे इंडीड। तो इतना भी अगर हम कर सकते हैं, ये रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा, इसके कारण थोड़ा हमारा ब्रेन के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो वो भी काफ़ी है। ये भी हम अच्छा हमने रास्ता काट लिया ये आध्यात्म के मार्ग पर, इस तरह कह सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेन के हमें जो काम करना है वो तो यही है साइकोलॉजिकल लेवल पर कि या ब्रेन के ऊपर, कि जहाँ जहाँ से हमारी एनर्जी लीक होती है, जैसे लास्ट टाइम बताया था, इस तरह डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, इमेजिनेशन, ड्रिफ्ट, इस तरह ये सारी चीज़ों से हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है, तो ब्रेन के ऊपर हमारा कंट्रोल आता है तो ये हमारा लीकेजेस बंद हो जाते हैं। लीकेजेस बंद हो जाते हैं तो वही ऊर्जा का हम उपयोग फिर हमारे अंदर के इवोल्यूशन के लिए, हमारे अंदर के विकास के लिए हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ फंडामेंटल है कि किस तरह ये लीकेजेस को बंद किया जाए, और उसके लिए ये रिदमिक ब्रीदिंग सबसे अच्छी चीज़ है। पर धीरे धीरे करके दिन में 5-6 घंटे और
एक प्रॉपर स्टेज का है तो 8 घंटे तक 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग स्ट्रेच होना चाहिए हमारा। तो ये सब चीज़ों का रिजल्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हमारी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, विचार के अंदर एक क्लैरिटी आएगी, डिसीजन के अंदर क्लैरिटी आएगी, जो कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूज़न ये सारे जो अंदर बने रहते हैं वो कम होते जाएंगे, और ये डे ड्रीमिंग ब्रीदिंग ये सब भी धीरे धीरे करके बंद होता जाएगा। तो ये इस तरह थोड़े डीप में जाने की ज़रूरत है, रिदमिक ब्रीदिंग को और पक्वा बनाने की ज़रूरत है। Once this rhythm is imposed for all 24 hours, a rhythm is also imposed on both the massive areas A and B of the brain. This will educate the brain along with some few easy exercises you have been shown in our 3rd and 6th meetings. This will prepare you for your higher experience. But sincere work is absolutely essential if you would like to be ready for higher experience. तो यही बातें हैं, उन्होंने यहाँ तो 24 घंटे का 3SRB एस्टेब्लिश करने की बात की है कि भाई अगर 24 घंटे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एस्टेब्लिश होता है तो ये जो ब्रेन का ए और बी जो एरिया है, मासिव एरिया, वो अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा। उसकी जो कार्य प्रणाली है वो एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगी, और इससे फिर वो ब्रेन का ये पार्ट जो है वो एजुकेट भी हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने हमें जो एक्सरसाइज एक दी है, अगर आप नहीं भूलते हैं, बार बार ये एक एक्सरसाइज की वो बात करते हैं और हमेशा ध्यान में रखना है कि ये प्री सेंसिंग एक्सरसाइज की बात जो 3rd और 6th मीटिंग में उन्होंने की थी, प्री सेंसिंग की डिटेल में हमने देखा था। तो प्री सेंसिंग की प्रैक्टिस भी रोज करनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट, और धीरे धीरे थोड़ा उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ों को करते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, प्री सेंसिंग करते हैं, फिर रिफाइनिंग फेज, ये सब चीज़ें उन्होंने दी है। ये अगर हम सब करते हैं तो चाहे थोड़ा समय लगेगा, पर 2 साल 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में भी एक पॉइंट के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो ज़रूरी ये है, जैसे लास्ट पॉइंट में बताते हैं कि सिंसियर वर्क इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। हम सिंसियर वर्क नहीं करते, आज जरा कर लिया, कल थोड़ा धीमा करेंगे, परसों जरा और ज़ोर से कर लेंगे। हमारे अंदर एक फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, एक पूरी जोश से ताकत से हम इसके ऊपर टिके नहीं रहते हैं, लगे नहीं रहते हैं। तो ये एक हमारी कमी है। और कुछ दिन कोई और काम आ गया, किसी चीज़ को हम और ज़्यादा महत्व दे देते हैं, और फिर थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो जितनी डिलीजेंटली होनी चाहिए वो नहीं होती है। वही कारण है कि हम इतने सालों से, लोग 20-20, 25-25 सालों से ये करते हैं, पर जैसे अभी भी वहीं के वहीं हैं, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ट्रेन आने की राह देख रहा है। यहाँ ये नोट भी ख़त्म होती है, और इसके अंदर जो 23 सूत्र है वो 23 सूत्रों की डिटेल उन्होंने ये बताई है, ये हमने देखा। अभी आज और एक इम्पोर्टेंट जो नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये विस्कोसिस 2 के अंदर सबसे एक बेस्ट और सबसे जो हमारे अंदर किस तरह हमें क्या है और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पेपर है। और हम इसको जल्दी से समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसको अगर कंप्लीट करेंगे तो ही पूरा समझ में आएगा, थोड़ा रह जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो देखते हैं conclusion to notes. Let us be clear in understanding the human brain and its important functions. The whole of the brain is not involved in thinking. For this, the thinking area is now clear, what we call the thinking instrument. This area of the brain is the verbal brain. तो ये ब्रेन क्या है, इतने बहुत समय से हम बहुत सारे पेपरों में हम सब ये पढ़ते रहते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, इसके कौन से एरियाज है, उसका फंक्शन क्या है, अब हमने ये सब अच्छी तरह समझ लिया है। और इसलिए हम ये भी जानते हैं कि पूरा ब्रेन जो है वो थिंकिंग के लिए नहीं है, क्योंकि जो जिसको हम एरिया ए कहते हैं
वही थिंकिंग के लिए है। बाकी के एरिया तो जो है वो दूसरे काम के हैं और वो क्या है वो भी हम जानते हैं। तो इतना तो हमें एक निश्चित हो जाना चाहिए कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। और इसी एरिया को वर्बल ब्रेन भी कहा जाता है। अब साइंस इसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, पर ये इतना सही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इस तरह इसको डिस्टिंग्विश करना वो इतना सही नहीं रहेगा। पर ये वर्बल ब्रेन का मतलब क्या है कि जो हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, अंदर जो हमारा बकबक चालू रहता है वर्बल, वो सारी चीज़ें हैं, जो लॉजिक है, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्बल ब्रेन से होता है और इसको साइंस लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। पर ये यहाँ कहते हैं कि साइंस और रादर सम ऑफ द राइटर्स हैव क्रिएटेड ए misconception that the left brain is the verbal brain and the right brain is the conceptual brain and are two different persons within। तो यहाँ वो डिसएग्री करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन तो है, पर इसको ये कह देना और ये लेफ्ट ब्रेन वर्बल ब्रेन जिसको कहते हैं और राइट ब्रेन को कंसेप्चुअल, मतलब एक विचार की एक जो जिसको हम विजुअलाइजेशन वगैरह जो करते हैं, मतलब कॉन्शियस थिंकिंग करते हैं या कॉन्शियसली इमेजिनेशन करते हैं, वो राइट ब्रेन से करते हैं ऐसा। और इस तरह दो अंदर व्यक्ति है, एक हमारे अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति जैसे हैं, इस तरह का वो डिसएग्री करते हैं इससे। Please understand the geography of the brain. The sympathetic and the parasympathetic systems and their working can create two different persons within। तो दो पर्सन किस तरह हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, वो ये नर्वस सिस्टम जिस तरह काम करती है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है, तो उसको जैसे तावड़िया जी इसको 2482 का जो रेशियो वाला व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति कहते हैं। और जिसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगती है, इतनी उजागर हो गई है, काम करती है, तो उसको 5221 वाला व्यक्ति कहते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हम कह सकते हैं कि भाई 2482 वाला तो वो सिंपैथेटिक के कारण होता है और 5221 पर जो पहुंचा है, तो जिसकी पैरासिम्पेथेटिक भी अब अंदर काम करने लगी है, तो वो 5221 के ऊपर पहुंचा है। तो इस तरह हम डिफरेंट पर्सन कह सकते हैं। The process of thinking is carried out non-stop by the thinking instrument area of the brain. The A area, as we understand, do not ever attempt to stop this। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ए एरिया से हम इसको कहते हैं और वो विचार की प्रक्रिया उससे चलती रहती है। पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या कही उन्होंने कि डू नॉट एवर अटेम्प्ट टू स्टॉप दिस। अब लोग ये साइंस समझते नहीं है और ध्यान के नाम के ऊपर कुछ क्रियाओं के नाम पर ये इसको अटकाने का प्रयत्न करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, विचारों को दबाने का काम करते हैं। तो ध्यान के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर अगर ये हम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। उससे तो ये विकृत हो सकता है, उसके अंदर खामी उत्पन्न हो सकती है। तो उसको दबाने का और उसको बंद करने का, क्योंकि उसका काम ही यही है। भगवान ने ये जो ए एरिया दिया है वो विचार बनाने के लिए ही दिया है। हाँ, उसके अगर हम जिसको हम सही ध्यान वगैरह कहते हैं वो अलग ढंग से किया जाता है, न कि उसको रोकने के से या उसके ऊपर कुछ दबाव डालने से। वो जो हमारे अंदर इम्पल्स जो आता है और जिससे हमारे अंदर विचार बनता है, क्योंकि विचार आता है तब ये ब्रेन का ये एरिया जो है वो काम करने लगता है। अब हम किसी तरह योग की टेक्निक से इम्पल्स को रोक देते हैं या इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि भाई ये जो है वो उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा। नहीं तो सिंपली हम ध्यान करने बैठेंगे और कई बार तो हम जो मंत्र जप करते हैं उसके अंदर भी इसके ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। तो मंत्र जप भी इस तरह करना है कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ये एरिया के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। न कोई हमारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि हम विचार को एकदम बंद कर दें जोर से पकड़ के। ये बिल्कुल गलत है और इससे नुकसान हो सकता है। तो जब जब हम योग में आगे जाते हैं तो अपने आप में ध्यान एक उत्पन्न होता है और उसके अंदर विचारों को हम बाईपास कर सकते हैं। उसका साइंस और उसकी विधि बिल्कुल अलग है।
पर जो सोकोल ध्यान आंख बंद करके बैठ जाते हैं और फिर विचारों को दबाने का काम करते हैं, विचारों को अटकाने का काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और सारी दुनिया ध्यान के नाम पर यही करती है। और आप जितनी सारा यूट्यूब खोल के देख लेना, जो सारी सब टेक्निक बताते हैं जो कर, क्योंकि किसी को इसका ये साइंस पता नहीं है कि ये कौन सा एरिया से क्या हो रहा है। अंदर 3 एरिया जो है ब्रेन के, ए, बी और सी, और तीनों किस तरह अलग अलग रूप में काम करते हैं, ये कोई साइंस ही नहीं जानता है, ध्यान सिखाने वाले भी नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे अंदर ध्यान के नाम पर दमन हो जाता है और फिर विकृति आ जाती है। तो बहुत सोच समझ के इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। We have noted that one incoming impulses and 2 the near identical memory patterns create recognition। तो ये हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है और जब वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के अंदर जो 3A और 3B के अंदर मेमोरी जो पूल है 3AB का, वहाँ से 3A में से कुछ मेमोरी आइडेंटिकल मेमोरी निकलती है, मतलब उसके अनुरूप जैसा इम्पल्स आया इस तरह का मेमोरी तो अंदर हजारों लाखों पड़ी है, तो कौन सी आएगी, तो आइडेंटिकल आनी चाहिए। जिस तरह हमने बाहर कुछ देखा सुना, जो जिस तरह का इम्पल्स आया उसके मुताबिक की मेमोरी आनी चाहिए। अब मैं बाहर एक घोड़ा देखता हूँ तो घोड़े की मेमोरी बाहर आनी चाहिए, और उसके बदले में गधे की मेमोरी आ जाएगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। तो कुदरत ने, क्योंकि वहाँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम से ये चलता है कि जिस तरह की ये इम्पल्स आता है उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिकल मेमोरी जो है वो बाहर निकलती है और एक रिकॉग्नाइजन, एक पहचान बनती है। दिस रिकॉग्निशन इज like the negative picture of a camera. This is possible because the incoming impulses and the near identical memory patterns follow a code, a universal code applicable to the whole universe. अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो तो जो बना है वो रिकॉग्निशन से नेगेटिव पिक्चर बना या पॉजिटिव बना, वो तो ठीक है, पर ये जो इनकमिंग इम्पल्स और ये मेमोरी पैटर्न से जब दो मिलते हैं तो एक प्रकार का एक कोड बनता है, एक संज्ञा होती है, संज्ञा बनती है, कोड बनता है, जिसको यूनिवर्सल कोड कहा जाता है। और ये पेपर जो है ये यूनिवर्सल कोड के ऊपर और हमारा इंडिविजुअल कोड के ऊपर है। ये जानना समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हमारा कोड क्या है और यूनिवर्सल कोड क्या है और उसका मैचिंग क्या है ये नहीं समझेंगे, तब तक हम दुख, पीड़ा और ये सारी एक निम्न स्तर की जिंदगी से ही जिएंगे। जब हम जानेंगे कि यूनिवर्सल कोड क्या है और हमारा कोड क्या है और हमारा कोड को किस तरह हम बदल के यूनिवर्सल कोड के साथ हम ये कर सकते हैं, तब फिर जीवन में खुशहाली आती है, फिर जीवन एक अलग बन जाता है। वो बात आगे करते हैं, वो भी हम देखेंगे। What is this universal code? Before we know this universal code, please remember that all thinking is only possible in the presence of the universal divine mind, the infinite mind, which works like a catalyst. This also we have noted. तो ये बात तो अभी हमने शुरुआत में बता दी कि चित्त जो है वो हमारा अंदर आता है और वो कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, और वही हमारा दृष्टा भाव है। वो दृष्टा भाव में हमने ये बात देखी थी। तो ये बात एक क्लियर हमें अंदर होनी चाहिए। ऑल इनकमिंग इम्पल्सिस, ऑल मेमोरी पैटर्न्स, ऑल थॉट पिक्चर्स, वेदर इन नेगेटिव और डेवलप स्टेट, ऑल फॉर्म्स बोथ सीन एंड अनसीन, वेदर ग्रॉस एंड ओपेक और सटल और ट्रांसपेरेंट, इन शॉर्ट ऑल that is created follow this universal code. This infinite mind encompasses the whole universe and is the direct cause and source of the universal code. तो यहाँ जो कहा वो सब चीज़, चाहे वो इम्पल्स है, मेमोरी पैटर्न है, थॉट पिक्चर है, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेट का है, या कुछ हम जो अनसीन सीन जो देखते हैं, जो दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, वो चाहे स्थूल है या सूक्ष्म है, पारदर्शक है या अपारदर्शक है, ये सब चीज़ें जो है वो सब चीज़ जो जिससे बनती है उसको यूनिवर्सल की कोड कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो भी कुछ है
हर चीज का एक कोड होता है। एक पेड़ होता है तो उसका भी एक कोड होता है, इंसान होता है तो उसका भी कोड होता है, इवन इसके जितने विचार है उसके विचारों के भी अपने अपने कोड है। तो ये यूनिवर्सल कोड के अलावा कुछ चीज बनती ही नहीं है, जो कुछ बना उसका अपना एक यूनिवर्सल कोड है। और ये जो है वो यूनिवर्सल माइंड जो है वो पूरा एनकम्पास कर लेता है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसको वो घेर लेता है। और उसका जो कोज है, उसका मूल कारण है या उसका जो स्रोत है, ये यूनिवर्सल कोड है। तो यूनिवर्सल कोड के द्वारा ही सब कुछ बनता है। अब यूनिवर्सल कोड में क्या होता है, कौन सी चीज होती है, कोई यूनिवर्सल कोड किससे बनता है? तो ये कहते हैं कि दिस यूनिवर्सल कोड कंपोज ऑफ बिलियन शेड्स ऑफ तमस, रजस एंड सत्व in varying proportion in all conceivable permutation and combination। तो बात क्या है, ये खेल पूरा किस चीज का है? सत्व रजस तमस का। यूनिवर्सल कोड जो बनेगा वो सत्व रजस तमस का। आपका अपना एक जो यूनिवर्सल कोड जो है और आपका जो स्पेक्ट्रम है उसका जो यूनिवर्सल कोड जो है वो किससे बनेगा? ये जो सत्व रजस तमस जो है वो कौन से रेशियो के अंदर आपके अंदर काम कर रहा है, मतलब कि आपके अंदर रजस तमस ज्यादा है या सत्व ज्यादा है, वो किस तरह है, इसके मुताबिक ये यूनिवर्सल कोड एक तय होता है। और उसके बिलियन सेट्स है, उसकी छाया है अलग अलग, क्योंकि उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन और विघटन जो इसका जुड़ा होता है। जैसे कि कुछ फिगर होते हैं तो एक फिगर से दूसरा को, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, तो कितने अलग अलग चीजें बन जाती हैं। इसी तरह ये सत्व रजस तमस जो है उससे लाखों शेड बनते हैं, मतलब कि लाखों प्रकार की उसका जो ये आएगा, इसका यूनिवर्सल कोड एक बनेगा अलग अलग रूप में। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है, ये तीन चीज की सत्व रजस तमस की गेम हमारे अंदर किस तरह चल रही है और कौन से पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज का ज्यादा है। तो एक पॉइंट के ऊपर मतलब कि एक परिस्थिति है उसके अंदर हो सकता है कि सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन कुछ अलग होगा, दूसरी परिस्थिति के अंदर बिल्कुल अलग होगा, तीसरी में इससे अलग होगा। और हर समय ये यूनिवर्सल कोड जो है ये इस तरह हमारा इंडिविजुअल कोड जो है वो हर समय बदलता रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। अगर ये समझते हैं तो ही आप आपके ऊपर काम कर पाओगे। और भी आगे इसको डिटेल में समझाया है। Therefore, an incoming impulse will put out a near identical memory pattern that meets the near exact proportions of A, B, C and C. So, under this universal code, all that is created and exists in whole universe will have to obey and function. We call A sex, B emotions, C intellect. Each individual and each object has magnetic point with a code and a spectrum of this code. To explain this further. अब यहाँ क्या बात कहते हैं कि जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है और उससे जो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न बाहर निकल आती है, वो जो प्रोपोर्शन वो उसके अंदर ये EBC जो है वो तीनों कुछ प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। तो ABC मतलब तमस, रजस और सत्व। तो एक इम्पल्स आया, अब कैसे ये होता है, मानो कि एक इम्पल्स जो आया वो कोई लो लेवल का आया, मतलब कि जिसके अंदर तमस और रजस ज्यादा है, इस तरह का आया, तो फिर हमारे मेमोरी के अंदर जो है वो भी इसी तरह का रजस और तमस वाली जो मेमोरी है आइडेंटिकल, वो ही निकल के बाहर आएगी। तो जो फिर वहाँ ये जो इंडिविजुअल कोड बनेगा वो लोअर लेवल का बनेगा। तो इस तरह ये काम करते हैं। और फिर इसके बेस के ऊपर ही तावरिया जी ने IESM केंद्रों का जो पूरा इंटेंसिटी चार्ट बनाया है, तो इसके ऊपर ही बनाया है। तो हम जानते हैं कि ए को सेक्स मतलब कि तमस को सेक्स कहा गया है, रजस को इमोशंस कहा गया है, और जो सत्व है उसको इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल कहा गया है। तो इस तरह IESM केंद्र जो है वो भी इस तरह बनते हैं।
अब इसके आधार के ऊपर क्या बनता है, हमारा एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक पॉइंट बनता है। मैग्नेटिक पॉइंट मतलब क्या कि एक आकर्षण बिंदु, किस चीज का आकर्षण करेगा, तो वो जो हमारा जैसा मैग्नेटिक पॉइंट होगा इसी तरह का हम इनकमिंग इम्पल्स अंदर आने देंगे। मतलब अगर आपका मानो कि एक संत है, उसका मैग्नेटिक पॉइंट जो है बहुत हाई है, तो वो लोअर लेवल के जो इम्पल्स है उसको नहीं आने देंगे। उसके अंदर जो आएगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक पॉइंट, तो हमने कितना हमारा मैग्नेटिक पॉइंट डेवलप किया है उसके ऊपर हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स इस तरह के आएंगे, और इसके ऊपर से हम विचार इस तरह के बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करो, अच्छे विचार करो। भाई कैसे होगा अगर हमारा मैग्नेटिक पॉइंट ही लो लेवल का है, हमने कोई हमारे ऊपर काम ही नहीं किया है, और मैग्नेटिक पॉइंट ऐसा है कि जिसके द्वारा हमारे अंदर उसी प्रकार के विचार, इसी प्रकार के इम्पल्स आएगा और विचार बनेगा। अब क्या करोगे आप? तो बार बार से आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, कुछ नहीं होने वाला है। वो तो एक खाली खेल है, ये हम अपने आप को ही उल्लू बनाते हैं इस तरह। ये गलत है। हमें जो काम करना है वो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज करना है। वो चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा स्पेक्ट्रम भी चेंज हो जाएगा। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, वो कितना ऊपर है और कितना नीचे है, कितना उच्च प्रकार का इम्पल्स ले सकता है या कितना घटिया प्रकार का इम्पल्स अंदर आता है। तो ये उसकी एक रेंज हो गई या उसका स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये काम करना है। जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं तब तक हम फिर सुधरने की बात करते हैं या हमारा अंदर बदलाव की चाहत रखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। Suppose the infinite mind, without which no brain can carry out the thinking process, has a code of A, 1 billion ton of tamas, B, 1 billion tons of rajas, C, 1 billion tons of sattva. There is perfect balance within infinite mind. It is holding A, B and C as milk holds butter and ghee unseen within it, and yet does not create butter or ghee by itself. अब यहाँ मानो कि ये चिट्टी जो है, जो जिससे ये सारी चीजें बनती है हमारे अंदर। अब चित्त के अंदर जो है ये सत्व रजस तमस तीनों का जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो समान है। मानो कि सबके अंदर 1 बिलियन टन जितना, ये तो एक टन किलोग्राम वगैरह के बात करते हैं हाइपोथेटिकली, हमें थोड़ा समझाने के लिए। वो ऐसा इसका कोई ये इस तरह फिगर नहीं होता है, उसको उसकी चीज़ अलग होती है। पर ये समझाने के लिए कि मानो कि तमस 1 बिलियन का हमारे प्रकृति के अंदर है या चित्ती के अंदर है, इतना ही रजस है और इतना ही सत्व है, तो क्या होगी प्रकृति वो एक परफेक्ट बैलेंस स्टेज के अंदर होती, जिसको शास्त्रों के अंदर साम्य अवस्था कहते हैं। प्रकृति की साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब क्या कि यहाँ बैलेंस स्टेट में है तो यहाँ न कोई क्रिएशन होगा ना डिसोल्यूशन होगा। क्रिएशन और डिसोल्यूशन के लिए उसको प्रकृति को इम्बैलेंस बनना पड़ता है। मतलब जब उसको सर्जन करना पड़ता है तो उसको ये रजस का रेशियो है उसको बढ़ा देना पड़ता है। अब यह बैलेंस में 1 बिलियन जो है तीनों, अब उसको सर्जन करना है तो रजस को 1 बिलियन से आगे लेके 2 बिलियन 5 बिलियन इस तरह उसको बढ़ाना पड़ता है तो सर्जन होता है। हमेशा रजस जो है वो सर्जन का काम करता है। जो भी है जहाँ भी है रजोगुण जिसको हम कहते हैं, रजोगुण से ही सर्जन होता है, वो अच्छा हो या बुरा। तो जब प्रकृति को सर्जन करना होता है तो ये रजस से ये सर्जन करती है और उसको बढ़ा देती है। जब उसको विसर्जन करना है, हम इसको कई लोग नाश कहते हैं, नाश शब्द ठीक नहीं है। नाश कुछ होता ही नहीं है, परिवर्तन होता है। बॉडी हमारा मर जाता है तो नाश हो गया ऐसा नहीं है, उसका परिवर्तन हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। हर चीज जो है उसका परिवर्तन, तो कोई भी चीज का पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का नाश नहीं होता है। नाश शब्द हम जब यूज करते हैं तो गलत है, उसका लय होता है, विलय होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, पर उसका वो डिस्ट्रक्ट या उसका नाश नहीं होता है। तो अभी
मानो कि उसको कुछ विलय करना है प्रकृति को, तो वो क्या करेगी, तमोगुण को बढ़ा देगी, उसको 5 टन 10 टन उसका वो बढ़ा देगी, 5 बिलियन टन 10 बिलियन तक बढ़ा देगी। तो जो है वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर या ब्रह्मांड में कहीं भी जो है वो विसर्जन का काम चालू हो जाएगा। तो इस तरह प्रकृति ये काम करती है और ये हमें जानना है। तो जब वो ये साम्य अवस्था में होती है तो जिस तरह एक दूध का हम दही बनाते हैं और फिर उसको हम चर्निंग करते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं, पर अभी मक्खन घी वगैरह जो है वो दूध के अंदर तो वैसा कि वैसा ही है, क्योंकि अभी चर्निंग हुआ ही नहीं है। इसी तरह जब प्रकृति साम्य अवस्था में होती है तो सब कुछ अंदर छिपा हुआ होता है। जब वो असाम्य अवस्था में है, मतलब कि वो रजस तमस को बढ़ाती है, तभी चीज फिर ये सर्जन विसर्जन वगैरह की प्रक्रिया चालू हो जाती है। द इन्फिनाइट माइंड डज नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट ए सिंगल फॉर्म और थॉट। अब चिट्ठी जो है वो अपने आप में कोई विचार को प्रकट नहीं करती है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। इट इज ए कैटालिस्ट इन हुज प्रेजेंस ए ब्रेन कैन वर्क एंड क्रिएट थॉट्स। दिस मस्ट बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ये बात तो हम अब समझ चुके हैं कि भाई इसकी प्रेजेंस के अंदर ही विचार बनते हैं, पर वो खुद विचार नहीं बनाती है, विचार ब्रेन बनाता है। पर इन्फिनाइट माइंड अंदर आया तो उसके कारण ब्रेन एक्टिव हुआ और उसने विचार बनाना चालू किया। अब यहाँ एक हाइपोथेटिकली फिर से बताते हैं कि भाई जैसे कि एक व्यक्ति का कोड है, तो कैसा इसका रजस तमस सत्व किस तरह का है। तो जो कहते हैं कि नाउ सपोज माय कोड इज 5000 kg ऑफ तमस, 3000 kg ऑफ रजस एंड 1000 kg ऑफ सत्व। It can be code of a person, that is my code, or of an object or impulse or memory pattern or a place. तो जिस तरह हमने कहा इस तरह हर चीज जो है सृष्टि के अंदर जो चीज है वो सत्व रजस तमस से ही बनी होती है और इसके द्वारा हर चीज का अपना एक कोड होता है। कोई भी चीज है, मानो कि एक वृक्ष है या एक कोई और चीज है, कोई भी चीज है, हर चीज के अंदर ये सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन बना रहता है। अब एक व्यक्ति का मानो कि 5000 तमस, 3000 रजस और 1000 सत्व है। और फिर आगे क्या होता है कि माई कोड देयरफॉर गिव्स मी द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या बनेगा कि जो फिगर है उसके आजू बाजू का मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा। तो मानो कि हमारा हमने देखा कि भाई हमारा अंदर जो तमस है वो 5000 है, एक व्यक्ति के अंदर 5000 तमस है, तो उसकी ऊपर नीचे की रेंज क्या होगी 5500 एंड 4500। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो इस तरह ये तमस ये उस व्यक्ति के अंदर इस रेंज के अंदर रमता रहेगा। या फिर जो रजस है वो हमने देखा था कि 3000 है। उसके लिए इसका स्पेक्ट्रम या इसका रेंज जो बनेगी वो क्या बनेगी 3500 kgs to 2500 kgs। तो मैक्सिमम 3500 तक वो उसका जाएगा और मिनिमम 2500 तक का। ये ऊपर नीचे उसकी एक रेंज हो गई स्पेक्ट्रम की, जिसके अंदर ही इम्पल्स वगैरह आ सकते हैं। और तीसरा जो है सत्व, तो वो व्यक्ति का 1000 है, इसलिए उसकी रेंज बनती है 800 kgs to 1200 kgs। तो नीचे 800 और ऊपर 1200। मैक्सिमम एंड मिनिमम विद इन विच fluctuations take place every few minutes. This form my fluctuating moods। अब हमारा जो मूड जो है वो सब कुछ है वो उसके ऊपर ही बनता है, और क्योंकि सत्व रजस तमस बदलता रहता है तो ये कोड भी बदलेगा और स्पेक्ट्रम भी बदलता रहेगा, हर कुछ कुछ मिनटों के अंदर ये बदलता रहेगा। और इसी तरह हमारा मूड भी बनता है। तो कभी हम खुश होते हैं, कोई एक ऐसा मैसेज आ गया है और हम उदास हो गए, फिर से हम कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गए,
तो बार बार हमारा जो मूड बदलता है, क्योंकि ये हमारा कोड बदलता है और हमारा स्पेक्ट्रम बदलता है। माई कोड एंड माई स्पेक्ट्रम इज dictated and decided by my magnetic point formed over ages of wrong living and thinking। अब ये किस तरह बनता है, कैसे बनता है? तो जिस तरह हम जीते हैं इस तरह फिर ये चीज़ जो है वो बनती रहती है। मैग्नेटिक जो पॉइंट है वो हमारा इस तरह बनता है। और ज़्यादातर लोगों का, दुनिया में 99% लोग है उसका मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो बहुत लोअर है, क्योंकि ये हम जन्मों जन्म से गलत रूप से ही हम जीते आए हैं, थिंकिंग करते आए हैं, गलत रूप से श्वास लेते आए हैं, गलत रूप से खाना खाते हैं, हर चीज़ हम गलत रूप से करते हैं। तो उसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक पॉइंट बनता है वो इस तरह का होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम व्यक्ति का और उसका मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो इस तरह व्यक्ति का बनता है। अब जब चेंज करते हैं, हम जब सुधार लाते हैं, हम रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे करके, तो क्या होता है कि हमारा ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके द्वारा फिर हमारा स्पेक्ट्रम भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिस का महत्व है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली सोचते हैं कि भाई बैठे बैठे ये सब हो जाएगा या कोई गुरु कृपा करेगा, कोई सिर के ऊपर हाथ रख देगा और हमारा सब हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सत्वर रजतमस का खेल है और ये खेल जन्मों जन्म से चालू है और जब तक इसको हम खुद ब खुद चेंज नहीं करते हैं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस तरह का आज जीवन जीते, अब आगे चाहे 50 जन्म और 100 जन्म भी ऐसे ही हमारे बने रहेंगे अगर हमने ये मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज नहीं किया। तो ये कितना जरूरी है आज का दिन और आगे आने वाला दिन, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, या आने वाले जन्म जो है, सबका आधार इसके ऊपर है। अगर इसने हमें चेंज कर लिया तो पूरे जो नेक्स्ट जो कुछ आने वाला है, जो कुछ घटनाएं जिसको हम नसीब कहते हैं, सब कुछ बदल जाता है इसके ऊपर से। तो यही तो करना है, काम जो करना है हमें यही तो करना है। So in my case, all incoming impulses will be entirely my body brain system that fall within this spectrum, that is maximum minimum limits, and I will be guided or misguided to object, persons and places falling within this spectrum. I cannot escape this right now. अब यहाँ क्या कहते हैं कि भाई ये जो हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम जो लिमिट बनी जो स्पेक्ट्रम की, वो इसके हिसाब से ही हमें जो कुछ हमें कोई व्यक्ति आके गाइडेंस देगा या मिसगाइड करेगा, या कोई प्लेस जहाँ, जैसे कि हमने कोई जगह पर जन्म लिया तो कौन सी जगह पर लिया, वो किस तरह का है, वहाँ कितनी पॉजिटिव है चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, आजू बाजू के लोग किस प्रकार के, सारी चीज़ें जो है वो हमारा ये स्पेक्ट्रम जो जिस तरह हमारा बना है उसी प्रकार के। अब इम्पोर्टेंट बात कि किस तरह इसको हम मैच करेंगे कि भाई यूनिवर्सल कोड एक है, कुछ पर्टिकुलर है, और हमारा जो इंडिविजुअल कोड है तो वो किस तरह उसका मैचिंग होता है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है। नाउ सपोज द क्रिटिकल लाइन ऑफ द यूनिवर्सल कोड। अब इसकी यूनिवर्सल कोड की एक क्रिटिकल लाइन होती है कि जैसे कि 4000 kgs ऑफ तमस, 2500 kgs ऑफ रजस एंड 1500 kgs ऑफ सत्व। अब ये तीन जो है ये यूनिवर्सल के अंदर ये मानो के है एक हाइपोथेटिकली कि भाई इतना इतना रजस तमस सत्व है और इसकी एक क्रिटिकल लाइन है। अब आपका कोड जो है वो इसके ऊपर है या इसके नीचे, उसके ऊपर सारा आधार रहता है। जैसे कि आपका कोड जो है, मानो कि हमने देखा पहले कि एक व्यक्ति का कोड 5000 किलोग्राम तमस का है, तो यहाँ क्या हो गया 4000 kg तमस है, तो 5000 इससे ऊपर है। आपको ये थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, एक पेज के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3 लाइन, एक तमस की लाइन, एक सत्व की लाइन और रजस की लाइन, और तीनों के ऊपर या नीचे ये रजस तमस है उसको ये इस तरह आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि एक लाइन हम क्रिटिकल लाइन एक है और
हमारे अंदर जो ये 4000 kg तमस वो क्रिटिकल लाइन के ऊपर है। अब हमारे अंदर मानो कि 5000 ये अगर है तो क्या हुआ कि हम ऊपर है, लाइन की ऊपर चले गए। इस तरह 2500 किलोग्राम रजस है, वो भी जो है वो हमारा जो 3000 है इंडिविजुअल का, तो यहाँ 2500 है, तो मतलब 2000 से 3000 ऊपर है, तो ऊपर लाइन के ऊपर हमारा चला जाएगा। पर सत्व जो है वो हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा 1000 ही हमारे पास सत्व है, और यहाँ जो क्रिटिकल लाइन जो है वो 1500 सत्व की है। ये सारी चीज़ें मैंने बोर्ड के ऊपर एक शिविर में समझाया था बहुत साल पहले, यहाँ जनकेश्वर के अंदर एक शिविर हुई थी, इसके अंदर ये सब बताया हुआ था। अब ये बात जो है वो हमारे अंदर ये काम करती है कि हम लाइन के ऊपर है या नीचे है, इससे ऊपर ही हमारा सारा प्रारब्ध से लेके सारी चीज़ें बनती है। हमारे जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए देखो यहाँ ये कहते हैं कि that is all persons, places and object, especially persons, for we are concerned with human being। तो जिसके साथ में हमारे संबंध होते हैं इस तरह के हमारा ह्यूमन बीइंग जो है, ऐसे संबंध व्यक्ति या कोई जगह है या कोई चीज़ है, बिलो दिस क्रिटिकल लाइन विल एक्सपीरियंस पेन, कॉन्फ्लिक्ट, अनहैप्पीनेस एंड डिसीजेस। ये ध्यान में रखिए कि अगर आप ये यूनिवर्सल क्रिटिकल लाइन है, उसके नीचे आपका पर्सनल कोड है, वो नीचे जाता है, तो जीवन के अंदर पेन, कॉन्फ्लिक्ट, अनहैप्पीनेस और डिसीज आएगा। ऑल पर्सन्स अबोव दिस क्रिटिकल लाइन विल एक्सपीरियंस नो पेन, रिदम, हैप्पीनेस एंड विल बी फ्री फ्रॉम डिसीजेस टू दैट एक्सटेंट वन इज बिलो और अबोव दिस क्रिटिकल लाइन। अगर ये जो है वो व्यक्ति ये लाइन के ऊपर जब होता है, तो फिर वो जो इसके जीवन के अंदर न दुख रहेगा, न कोई रोग रहेगा, न कोई और तकलीफ रहेगी। तो आप नीचे है कि इसके ऊपर है, ये जानना जरूरी है। और इसीलिए मैंने ये ऊपर एग्जांपल जो दिया हुआ है इससे बताया कि भाई 4000 यहाँ तमस यूनिक क्रिटिकल लाइन का है, पर हमारे अंदर अगर 5000 है तो हम लाइन के ऊपर चले गए। और अभी इसमें एक और पॉइंट बताना समझना है जो यहाँ कहते हैं, नोट whenever A and B increases and C decreases, one goes below, and when A and B decreases and C increases, one goes above the critical line। अब यहाँ क्रिटिकल लाइन के ऊपर नीचे के बारे में एक चीज़ क्या समझनी है कि अगर रजस और तमस जो है वो जब बढ़ता है तब जो रजस और तमस बढ़ता है तो सत्व घटता है, और जब सत्व बढ़ता है तो रजस तमस घटता है। तो यहाँ मानो कि ऊपर के एग्जाम्पल के अंदर 4000 ये क्रिटिकल लाइन के अंदर है, पर मेरा 5000 हो गया, तो मैं लाइन के ऊपर हूँ। तो ये लाइन के ऊपर हूँ पर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि तमस तो कम होना चाहिए। इसी तरह रजस जो है वो लाइन के ऊपर है, तो वो 3000 लाइन के ऊपर है। तो ये भी ये जो है ये दोनों रजस तमस अगर लाइन के ऊपर है तो गलत है। सत्व जो है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब फिर ये जो यहाँ सुख वगैरह की बात की है तो वो उस तरह के कहने का मतलब ये है कि सत्व का आपका कितना आपका अंदर ज़्यादा है, वो सत्व क्रिटिकल लाइन से ऊपर है तो ही फिर फायदा है। रजस तमस लाइन के ऊपर है तो कोई फायदा नहीं है। रजस और तमस को तो लाइन के नीचे जाना चाहिए, सिर्फ सत्व को लाइन के ऊपर जाना चाहिए। ये मैं बात तो थोड़ी जल्दी में बता रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे हैं, नहीं तो फिर से समझना, या फिर जब मैं लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तब फिर से समझ लेना। पर ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्व रजस जब बढ़ता है, रजस तमस बढ़ता है तो ही सत्व कम होता है, और सत्व जब बढ़ता है तो ही रजस तमस। जैसे IESM केंद्रों के अंदर किस तरह है जो हमने देखा है, इसी तरह ये चीज़ काम करती है। ऑल फ्यूचर डेस्टिनी इज कॉल्ड पेन येट टू कम, एंड सो बुद्धा एंड पतंजलि हैव सेड पेन विच इज येट टू कम कैन बी वार्डेड ऑफ। जो दुख आने वाला है, भविष्य में जो दुख आने वाला है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं,
वो जो है उसको वार्डेड ऑफ कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। किस तरह रोक सकते हैं? अगर ये रेशियो को हमने चेंज कर दिया, ये जो मैग्नेटिक पॉइंट को हमने चेंज कर दिया और स्पेक्ट्रम को चेंज कर दिया, तो हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी। हाउ? यू हैव बीन एक्सप्लेन एज टू what corrective method and how three-step rhythmic breathing has to be carried out to correct each one's magnetic point, and so one can take one's chord and spectrum very safe over the critical line. देखो यहाँ इसका ये सॉल्यूशन भी बताया कि उन्होंने ये सब बताया हुआ है, प्रैक्टिसेस दी है, करेक्टिव मेथड दिया है, थ्री स्टेप दिया है। ये तो उसके बाद में तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी है, ये तो 84-85 के अंदर की बात है। बाद में तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी है। ये अगर सारा चीज़ हम करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट चेंज हो जाएगा और हमारा कोड भी चेंज हो जाएगा, स्पेक्ट्रम भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस का महत्व ये है कि अगर हमें सत्व को बढ़ाना है और रजस तमस को कम करना है, जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक पॉइंट का आधार है, तो ये प्रैक्टिस ही हमें ये एक चेंज ला सकती है। वी मस्ट कॉन्शियसली क्रॉस ओवर दिस क्रिटिकल लाइन एंड एस्टेब्लिश ourselves very high up to be safe from all coming future pain and destiny. अगर हमारा ये जो सत्व ये लाइन के ऊपर चला गया तो फिर जो फ्यूचर में आने वाला जो भी कुछ पेन और हमारा जो नसीब जो है जिसको हम कहते हैं, वो नसीब भी बदल जाएगा, जो दुख है आने वाला वो भी बदल जाएगा। रिमेंबर, डेस्टिनी itself has to obey this universal code, for it is itself formed and composed and structured by this code, and if you are above it, it will pass below your pass you harmlessly. Do not quote why Christ, Ram Krishna or other saints suffered unless there is a specific reason. It cannot happen. तो ये इम्पोर्टेंट बात क्या कहते हैं? रिमेंबर, डेस्टिनी इटसेल्फ हैज टू ओबे दिस यूनिवर्सल कोड। ये यूनिवर्सल कोड को डेस्टिनी को भी मानना पड़ता है। डेस्टिनी यूनिवर्सल कोड से ऊपर नहीं है, हमारा नसीब जो है वो यूनिवर्सल कोड से ऊपर नहीं है। ये क्रिटिकल लाइन से उसका जो है, अगर वो हम इसके ऊपर है तो हम बिल्कुल सेफ है, हमारी डेस्टिनी भी सेफ है। और ये जो है इस तरह ये जो हमारा यूनिवर्सल कोड जो जिस तरह बनता है वो हमने देखा। और फिर जो जिसको हम दुख नसीब कहते हैं वो तो हमारे नीचे से पसार हो जाता है। जैसे एक पुल होता है तो पुल के नीचे से पानी बह जाता है, पुल को कुछ नहीं होता है, ब्रिज को कुछ नहीं होता है। इसी तरह ये जो है हमारा यूनिवर्सल कोड के साथ में हमारा अगर ये हो गया, इतना ऊपर आ गया हमारा कोड, तो कुछ नहीं होगा हमें। Do not philosophize, nor cry, nor pray, and carry out meaningless rites and ceremonies. Simply obey the law. तो ये नियम क्या है, कुदरत में किस तरह कुदरत काम करती है और किस तरह हम कुदरत के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, अगर ये हमने जान लिया, समझ लिया, तो जिंदगी में फिर सुख ही सुख है। वरना आने वाला जो दुख है वो आएगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, सिवाय आप ही रोक सकोगे। अगर आपने ये यूनिवर्सल कोड के साथ में ये कर लिया, अपना कोड, अपना स्पेक्ट्रम का कोड चेंज कर लिया, तो ये अपने अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ रुकते हैं। ये पेपर मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारी प्रैक्टिस इसका आधार ही यही है। ये इससे आपके अंदर एक काम करने के लिए एक जोश आएगा। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।